हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में ब्रिटिश शासन काल के दौरान देश में कई आदिवासी आंदोलन हुए और इनमें एक था संथाल आंदोलन। ये 19वीं शताब्दी में भारत में होने वाले आंदोलनों में इसकी विशेष भूमिका रही है। इसके ये दो भागों में आंदोलन जो है ये हुआ। पहला आंदोलन जो था वो 1855-56 ईस्वी में हुआ, जबकि दूसरा आंदोलन जीतू संथाल के नेतृत्व में 1924 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र में हुआ। तो संथाल आदिवासी लोग थे जो आधुनिक बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर में बसे हुए थे। ये लोग कृषि और शिकार के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। तो ये आंदोलन जो था ये क्यों हुआ, इसके कारणों को अगर हम देखते हैं तो इस आंदोलन के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी रहे। सप्तर्षि सेन गुप्ता और डॉक्टर प्रमिल लोचन ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि संथालों की स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति के लिए तड़प, नील की खेती, पशु उठाने, स्त्रियों पर अत्याचार, चीजों की कीमतों में अपार वृद्धि आदि संथाल कष्टों से निपटने में अकुशल, अनुभवहीन और निष्क्रिय सरकार, लगान की निश्चित और नकद अदायगी, बच्चों और स्त्रियों सहित संथाल कैदियों से दुर्व्यवहार, ब्रिटिश अधिकारियों का तुच्छ ज्ञान इस आंदोलन के कुछ मुख्य कारण थे। तो इसके और क्या क्या कारण रहे, इसकी ओर अब हम ध्यान देते हैं। पहला कारण इसका जो माना जाता है वो है ब्रिटिश सरकार की भूमि संबंधी नीति, लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1793 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की घोषणा की तो जिस भूमि पर संथाल कृषि करते थे वो जमींदारों के अधिकार क्षेत्र में आ गई। परिणामतः ये लोग राजमहल की पहाड़ियों में आ गए। सरकार ने इन्हें भूमि देने का वायदा किया था, इस कारण इन्होंने मेहनत कर जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाया, परंतु यूरोपियन बागान मालिकों ने नील की खेती के लिए इस भूमि पर भी अपना दावा बता दिया। 1832 ईस्वी में सरकार ने इस क्षेत्र के बड़े भाग को दामिनी कोह अर्थात संथाल परगना के तौर पर सीमांकित किया। इससे संथालियों का ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष निश्चित हो गया। दूसरा कारण था संथालों का भूमि से निष्कासित होना, डिस्पोजिशन ऑफ द संथाल्स फ्रॉम लैंड। स्थायी बंदोबस्त योजना के अधीन जमींदारों का भूमि पर तब तक पैतृक अधिकार हो गया था जब तक वे सरकार को निश्चित लगान अदा करते रहते, परंतु यदि किसान अपने हिस्से का किराया देने में असमर्थ होते तो सरकार उनकी भूमि बेच सकती थी। इस नीति के अंतर्गत उसने संथाल लोगों के हिस्से वाली बहुत सी भूमि बेच दी। इसका परिणाम यह हुआ कि सदियों से चली आ रही कबीलाई व्यवस्था का भी अंत हो गया। इस संदर्भ में डॉक्टर रणजीत गुहा का कहना है कि बहुत से मौकों पर आदिवासियों को पकड़कर उनकी जमीनों से बाहर फेंक दिया जाता था तथा उन्हें प्रवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जाता था। अब तीसरा कारण जो इसका है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि संथाली जो थे
ये जो भी खरीद बेच करते थे आमतौर पर ये विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम के आधार पर करते थे, लेकिन विनिमय प्रणाली की जगह पर यहाँ पर नकदी का प्रयोग शुरू हो गया। शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कैश। तो ये नवीन व्यवस्था जो थी इसके अधीन उन्हें जमींदारों को लगान की दर नकदी में अदा करनी थी। यह व्यवस्था उनके लिए काफी मुश्किलों से भरपूर थी। लगान की अदायगी के लिए उन्हें आखिरकार साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। अब ये साहूकार जो थे ये कर्ज के बदले भारी ब्याज वसूल करते थे और हालात ये बन चुके थे कि जो किसान एक बार कर्ज लेता उसके वंशज भी इससे मुक्त नहीं हो पाते थे। आगे है एट्रोसिटीज ऑन दी संथाल, संथाल लोगों पर अत्याचार। सरकारी अधिकारियों और अंग्रेज ठेकेदारों के शोषण का शिकार हो रहे थे। रेलों के प्रसार के मद्देनजर रेलवे ठेकेदार भी संथालों को बेगार के लिए विवश कर रहे थे, यहां तक कि उनकी स्त्रियों को भी अक्सर अपमानित किया जाता था। आगे है ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार। ईसाई प्रचारक संथाल क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दामिने कोह इलाके में पहुंच गए। इन्होंने आदिवासी लोगों पर जबरदस्ती ईसाई बनाने के प्रयास किए। ईसाई प्रचारकों का मानना था कि इन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई निश्चित धार्मिक व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए एक निष्ठावान प्रचारक के प्रयासों के फलस्वरूप इस दिशा में बहुत प्रगति की जा सकती है। भगवान के आशीर्वाद से हम आशा करते हैं कि जल्दी ही राजमहल की पहाड़ियों और जंगलों में ईसाई धर्म की जड़ें मजबूत होंगी और सच्चाई की रोशनी प्रकट होगी। जब संथालों के लिए परिस्थितियों को सहन कर पाना कठिन हो गया तो उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कलेक्टर, कमिश्नर तथा अन्य अधिकारियों के पास याचिकाएं भेजी, परंतु सरकार की ओर से इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर संथालों ने अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का फैसला किया। 1854 ईस्वी में बहुत से संथालों ने महाजनों के विरुद्ध डकैतियां, लूटमार और चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम दिया। इसी वर्ष लचीमपुर के बीर सिंह, बोरियो के बीर सिंह मांझी, सिंदरी के कॉलेज प्रमाणिक और हटबंदा के दोमन मांझी, इन्होंने लिटीपुरा के इसरी भगत और तिलक भगत, बाग सीसा के जीतू कोलू और दरियापुर के अनेक घरों में डकैतियां की। जुलाई 1855 ईस्वी में आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू हो गया। इसका नेतृत्व चार भाई सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव कर रहे थे। तो यहां पर एक संथाल पारंपरिक गाथा जो है वो भी प्रचलित है, जिसके अनुसार 19वीं शताब्दी में दो संथाल नायकों सिद्धो और कान्हू, इन्हें संथाल देवता ठाकुर ने स्वप्न में दर्शन दिए तथा इन्हें 5 बारियों में ग्रंथ दिया। इस ग्रंथ में ठाकुर ने आदेश दिया कि वे डिकू मतलब के बाहरी लोगों और साहिबों को संथाल भूमि से बाहर निकालकर गंगा के दूसरी ओर धकेल दें। संथाली
ये भी दावा करते थे कि कुछ समय तक ठाकुर प्रतिदिन उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देते रहे। इस अवसर पर मिट्टी का एक टीला तैयार किया गया तथा गांव के लोगों को अनाज और दूध की भेंट तथा भैंसों की बलि देने का निर्देश दिया गया। यहाँ पूजा करने वाले लोगों को कागज की प्रतियां और ग्रंथ दिखाए गए तथा बताया गया कि इनमें ईश्वर के आदेश लिखे गए हैं। जल्दी ही चमत्कार की खबरें दूर दूर तक फैल गईं तथा दामिने को क्षेत्र में संदेशवाहक भेजे गए ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। यह भी दावा किया गया कि बाहरी लोगों के विरुद्ध ठाकुर स्वयं ही उनका नेतृत्व करेंगे तथा संथालियों का राज्य स्थापित करवाएंगे। तो ये थी गाथा। अब हुआ ये कि ये चार भाई जो थे, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, इनके आदेश पर 30 जून 1855 ईस्वी को पूर्णमासी के दिन 10,000 संथाल भग्नदीही के मैदान में इकट्ठे हुए। यहां उन्होंने घोषणा की कि उनके देवता ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे हर भैंस हल, मतलब कि वो हल जो भैंस के द्वारा चलाए जाते थे, इस पर 2 आने, बैल हल पर 1 आना तथा गाय हल पर आधा आना वार्षिक के हिसाब से सरकार को लगान दें। ऋण पर ब्याज की दर 1 पैसा प्रति रुपया वार्षिक निश्चित की गई। संथालों को आदेश दिया गया कि वे महाजनों और दारोगाओं को मार दें तथा व्यापारियों, जिमीदारों और अमीर बंगालियों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दें तथा जो उनका विरोध करे उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ें। अब जल्दी ही संथालों ने अमीर महाजनों के मुख्य केंद्र बरहैत बाजार को लूट लिया। इसके बाद वे अपने शस्त्रों सहित विभिन्न भागों की ओर लूटमार करते और अत्याचार करते हुए आगे बढ़ते रहे। परिणामतः गैर संथाल लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। राजमहल, पकौर, कौलगोंग और पूर्णिया सबसे ज्यादा अशांत थे। जल्दी ही विद्रोह की आग महेशपुर, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी फैल गई। और यह कहना गलत ना होगा कि कुछ समय के लिए राजमहल की पहाड़ियों से लेकर बीरभूम में सैंथिया तक का सारा क्षेत्र संथालों के अधिकार में आ चुका था। तो जब हालात बिगड़ने लगे तो संथाल योद्धा जो कि धनुष और बाणों के साथ लड़ रहे थे, लगभग 60 दिन के आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बनाई। ब्रिगेडियर जनरल लॉयड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना तैनात की गई। 15 अगस्त को उसने संथालियों को चेतावनी दी कि वे 10 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण कर दें। नवंबर में सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके गांव जला दिए तथा उनकी फसलें नष्ट कर दी। वे अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों के सामने टिक नहीं पाए और एक एक संथाल के मारे जाने के साथ यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। अब हम महत्व देखते हैं कि इसका क्या पढ़ा। इस संदर्भ में डॉक्टर सप्तर्षि का मानना है The Santhal rebellion was one of the most remarkable landmarks in the history of tribal movement, and it was a prelude of the Sepoy Mutiny of 1857 AD. कि ये आंदोलन जो था, ये आदिवासी आंदोलन के इतिहास में एक प्रमुख घटना थी तथा इसे 1857 ईस्वी के विद्रोह की भूमिका के रूप में माना जाता है।
अब क्या इसके प्रभाव पड़े, क्या इसका महत्व रहा, हम देखते हैं। पहला है कि गवर्नमेंट एक्ट्स टुवर्ड्स द संथाल प्रॉब्लम्स। तो अभी तक सरकार जो कि संथाल समस्याओं को नजरअंदाज करती रही थी, अब इस ओर उसने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि भारत में वो अपनी स्थिति संगठित करने के लिए कोशिशें कर रही थी और संथालीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए उसने कई कदम उठाने का फैसला किया। सरकार के द्वारा संथालियों की शिकायतों को जानने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया तथा एक्ट 37 ऑफ 1855 यानी कि 1855 ईस्वी में एक्ट 37 पारित किया गया। दामिनी को व अन्य जिलों जिनमें संथाली बसे हुए थे में पुराने नियम हटा दिए गए और इसकी जगह 5000 वर्ग मील क्षेत्रफल वाला नया जिला स्थापित किया गया, जो भागलपुर से बीरभूम तक फैला हुआ था। इसका मुख्य केंद्र दुमका को बनाया गया। इस जिले के प्रबंध के लिए एक डिप्टी कमिश्नर और 4 सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए थे तथा इन्हें दीवानी और फौजदारी अधिकार भी प्रदान किए गए। दूसरे, नॉन रेगुलेशन शासन की स्थापना। सरकार ने नॉन रेगुलेशन शासन की व्यवस्था की, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य सीधी संचार प्रणाली को विकसित करना था। संथालियों और सहायक कमिश्नर के मध्य कोई बिचौलिया नहीं होना था तथा संथाली अपनी शिकायत लिखित में नहीं बल्कि मौखिक रूप में भी दे सकते थे। तीसरे, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने संथालियों को संथाल शोषण से बचाने के लिए यह एक्ट पारित किया। इसके अंतर्गत नियमित पुलिस को हटा दिया गया तथा शांति व्यवस्था की स्थापना और अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार परगनैत और गांव के मुखिया को सौंपा गया था। आगे है पासिंग ऑफ द न्यू एक्ट्स। नए कानून जो थे उन्हें पारित किया गया। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हो गया था तथा भारत पर इंग्लैंड की महारानी का प्रत्यक्ष तौर पर राज्य स्थापित हो गया। 1858 ईस्वी के बाद संथाल क्षेत्र के लिए समय समय पर कई नियम पारित होते रहे, परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका उद्देश्य संथाल प्रदेशों में शांति स्थापित करना नहीं था, बल्कि सरकार के हितों की रक्षा करना था। तो इनमें एक कानून 1859 ईस्वी में पास हुआ, जो बंगाल लैंड रेवेन्यू सेल एक्ट था। इसका मंतव्य बंगाल प्रेसिडेंसी में संथाल परगनों और बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में लगान के बकायों की प्राप्ति के लिए भूमि की बिक्री के लिए नियमों में सुधार लाना था। और 1865 ईस्वी में फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार जंगलों में सारी संपत्ति सीधे सरकार के अधीन आ गई। अब 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने एक और एक्ट पारित करके जंगलों को 3 भागों में बांट दिया। ये 3 भाग थे आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण जंगल। कबीले इन जंगलों में से अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। अब देखिए कि पहले जंगलों से लकड़ी काट कर उसे जलाकर ये अपने खाना वगैरह बनाया करते थे, लेकिन अब इन जंगलों में से इनके लिए कुछ भी लेना मना कर दिया गया। इस प्रकार इन कबीलाई लोगों को बलपूर्वक
इनकी जमीनों से ही बेदखल कर दिया गया। आगे है कि ये आंदोलन जो है ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। भारत में अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी शक्तियों को बड़ी आसानी से पराजित किया था, परंतु यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती सिद्ध हुआ। शुरू में अंग्रेजों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु जब उन्होंने इसका दमन करने का प्रयास किया तो इसके लिए उन्हें मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कंपनी की सेना में एक सिपाही ने तो यहां तक कहा था कि युद्ध में ऐसा एक भी सिपाही नहीं था जो स्वयं पर शर्मिंदा ना हो। यद्यपि संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े सीमित साधनों के साथ लड़ाई में उतरे थे, परंतु अंत तक बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। आगे है कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना को भी विकसित किया देश में। इस विद्रोह ने सभी संथाली कबीलों में एकता की भावना का संचार किया। इसे ऐसे संघर्ष में आरंभ के रूप में देखा जाता है जिसने दमनकारी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। राष्ट्रीयता की इसी भावना के विकास ने लोगों में 1857 ईस्वी तथा बाद के संघर्षों के लिए आम जनता को संगठित किया। और आखिर में है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ बिलीफ। सीमित साधनों के बावजूद जिस प्रकार संथाली अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़े, उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता है। जिस प्रकार कबीलाई लोगों ने एकता की भावना का प्रदर्शन किया, अंग्रेज बुरी तरह से डर गए तथा उन्होंने आम लोगों को इन विद्रोहियों से अलग रखने के प्रयास किए। यद्यपि संथाल विद्रोह आखिरकार असफल रहा था, इसने आम लोगों को अवश्य ही इस बात के लिए जागृत किया कि अपने सीमित साधनों के साथ भी वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जीतू संथाल के आंदोलन की। संथाल आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक कानून बनाए जिनका उद्देश्य सरकार द्वारा कबीलाई लोगों पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर अपना प्रभाव स्थापित करना था। तो पहले संथाल आंदोलन के बाद 1924 ईस्वी में जीतू संथाल के नेतृत्व में दूसरा आंदोलन आरंभ होता है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र उत्तर पश्चिमी बंगाल में मालदा था। यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध आरंभ हुआ था तथा कृषक आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट के रूप में फैल गया। सितंबर 1928 ईस्वी में जीतू के आदेश पर संथालियों ने गाजोल हबीबपुर थाना क्षेत्र में बहुत सी फसल लूट ली। इससे प्रभावित होकर संथालियों ने विभिन्न क्षेत्रों में लूटमार करते हुए कई क्षेत्रों में धान की फसल को लूट लिया। ऐसे ही एक मामले में लगभग 150 संथालियों ने 6 बीघा खेत से सारी फसल लूट ली। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए जीतू संथाल को उसके 60 साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया, परंतु बाद में उसकी रिहाई होती है। इस दौरान जीतू संथाल स्थानीय हिंदू महासभा के प्रभाव में आया। उसने बड़ी संख्या में संथालियों को हिंदू धर्म अपनाने और मांसाहारी भोजन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। उसने गांधी जी से भी प्रभावित होकर देश में गांधी राज्य की स्थापना का स्वप्न लिया तथा घोषणा की कि इस राज्य में कोई साहूकार और जमींदार नहीं होगा तथा भूमि पर
कृषि करने वाला किसान ही इसका असल मालिक होगा। अक्टूबर 1929 ईस्वी में कोतवाली के जमींदार ने संथालियों से 2/3 उपज की मांग की, जिसे जीतू के कहने पर किसानों ने अदायगी से मना कर दिया। परिणामतः जमींदारों के सहयोगियों और संथालियों के दरमियान संघर्ष आरंभ होता है। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंची, परंतु संथालियों ने अनुभव किया कि पुलिस तो जमींदारों की सहायता कर रही थी। तो अक्टूबर 1932 ईस्वी में जीतू संथाल ने अपने सहयोगियों के साथ अदीना मस्जिद के खंडरों पर अधिकार कर लिया तथा ब्रिटिश राज्य के अंत और अपने राज्य की स्थापना की घोषणा करते हुए इसे अपनी राजधानी बना लिया। संथालियों और पुलिस के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ। जीतू सहित 3 संथाली तथा पुलिस का 1 सिपाही मारे गए। अपने नेता के देहांत के साथ ही संथालियों का संघर्ष भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संथाली विद्रोह अपनी उद्देश्य पूर्ति में असफल रहा था, परंतु जिस प्रकार वे चाहे कुछ समय के लिए ही सही सरकार के लिए चुनौती बने थे, भविष्य में अन्य संघर्षों के लिए एक मिसाल बन गए। तो ये था हमारा टॉपिक संथाल आंदोलन का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है ये पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करिए, अपने सर्कल में से शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।